नमस्कार और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, सियासी खेला की। बीजेपी ने बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 सांसदों पर दांव लगाया है। आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो, दिनहाटा से सांसद निशित प्रामाणिक, कमरहाटी से सांसद लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी ममता को घेरने के लिए बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी ममता का खेल बिगाड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं ममता घायल होने के बावजूद भी एक बार फिर से मैदान में कूद पड़ी है। दरअसल ममता ने कल रोड शो कर हुंकार भरी थी और खुद को घायल शेरनी कहा था। यानी देखा जाए तो बीजेपी की आक्रामक रणनीति के बावजूद ममता के हौसले बुलंद है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में खेला कर पाएगी। क्या बीजेपी ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ पाएगी? क्या सांसदों पर दाव लगाना सही साबित होगा? बीजेपी के खिलाफ किसानों की अपील कितना नुकसान पहुंचाएगी? करेंगे इसका विश्लेषण, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता का खेल बिगाड़ने की रणनीति। बीजेपी ने कई सांसदों पर लगाया दांव। बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब बीजेपी ने खेला करने के लिए बड़ा खेल किया है। पार्टी ने रविवार को तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने इस बार सांसदों की फौज भी मैदान में उतारी है। बीजेपी ने जिन सांसदों को बंगाल के चुनाव में उतारा है, उनमें बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, निशित प्रामाणिक के नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को टालीगंज सीट से, नीतीश प्रामाणिक को दिनहाटा, बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को तारकेश्वर सीट से टिकट दिया गया है। कमरहाटी सीट से सांसद लॉकेट चटर्जी को चुचुड़ा सीट से मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने कई अन्य दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिया है। बंगाल के अलीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अशोक लाहिड़ी को उम्मीदवार बनाया है। वह पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। इनके अलावा बसंती सीट से रमेश मांझी, कुलतली सीट से मिंटू हल्दर, कुल्पी सीट से प्रणव मलिक, मंदिर बाजार से दिलीप जाटुवा, कनिंग पश्चिम सीट से अर्नब रॉय, कैनिंग पूर्वा से कालीपट नस्कर मैदान में होंगे। बंगाल में इस बार 8 फेज में विधानसभा के चुनाव होंगे। वोटिंग 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चलेगी, जबकि नतीजों का ऐलान 2 मई को होगा। 2016 में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। हादसे में घायल होने के बाद ममता बनर्जी ने रविवार को 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। ममता ने कहा था कि जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। ममता ने कहा कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होबे, घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। देखना होगा कि इस बार चुनाव में कौन खेला करता है और किसका खेल बिगड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आपको बता दें कि आज दरअसल बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत की आज यहाँ पर बहुत अहम बात है, क्योंकि सियासी खेला किसका होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने बंगाल में तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 4 सांसदों पर दांव लगाया है। आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो, दिनहाटा से सांसद निशित प्रामाणिक, कमरहाटी से सांसद लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी कि ममता को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी तमाम वो रणनीति अपना रही है जिससे के जरिए ममता को घेरा जा सके। बीजेपी ममता का खेल बिगाड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं ममता घायल होने के बाद भी एक बार फिर से मैदान में आ गई है। ममता ने कल रोड शो कर हुंकार भरी थी और खुद को घायल शेरनी कहा था। यानी देखा जाए तो बीजेपी की आक्रामक रणनीति के बावजूद ममता के हौसले बेहद बुलंद दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी बंगाल में खेला कर पाएगी? क्या बीजेपी ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ पाएगी? क्या सांसदों पर दाव सही साबित होगा? बीजेपी के खिलाफ किसानों की अपील कितना यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगी या नुकसान करेगी, ये वाकई यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में खेला किसका होगा ये भी बहुत दिलचस्प होगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि आपको बता दें कि टीएमसी के नेता है। बहुत स्वागत है आपका।
साथ ही हमारे साथ इस वक्त इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए संयुक्ता पांडे जी जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आपसे है, बादल देवनाथ जी, खेला किसका हो बे? मैडम, पहले तो आपको एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके मुझे एक चीज टाइम दीजिएगा। एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही जो बंगाल का किस्ती है, बंगाल का किस्ती, बंगाल का कल्चर, बंगाल का संस्कृति है चुनाव के लिए। तो इस चुनाव में एक मुद्दा उठाया ममता दीदी, सबने बिल्कुल खेला होगा। मतलब खेला मतलब दूसरा कोई बात नहीं है, चुनाव का मुद्दा है ये। और इस चुनाव मुद्दा में खेल से पहले 8 चरणों में चुनाव है, और 8 चरणों में चुनाव से पहले ही कोई भी, मैं किसी का नाम ले रही हूँ, जैसे दीदी किसी का नाम ले लिया, फाउल तो किया, साजिश तो हुआ, बहुत बड़ा साजिश हुआ, जो सामने से कोई देख नहीं पा रहे, पीछे से तो हम सब जानते साजिश कौन किया है। चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया साजिश नहीं हुआ, ये आपका हुआ, लेकिन हम सब जानते हुए नंदीग्राम में जहाँ पर बार बार ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था, 2008 में गोली चला, उसके बाद पेट्रोल वहां भेजा गया था, उसके बाद फिर से ममता बनर्जी को नवी नंदीग्राम में अटैक हुआ मतलब हम लोग जानते। मतलब खेल शुरू होने से पहले फाउल कर दिया। फाउल करने के बाद मैदान में क्या होता है, रिफरी का काम क्या होता है, जो मैडम बैठे हुए हैं, भाजपा की प्रवक्ता जो भी लीडर वो बैठे हुए हैं, मैं उनको और आपके 89 चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ। रिफरी क्या करता है, रिफरी जो फाउल करते हैं, जो जिसको चोट लगते हैं, जो तीर गिरा, उसको और मैदान के पास 2-4 दिन के लिए, तो उसको तो कुछ दिखाना पड़ेगा रिफरी। सर मैं आपको आपका अनुमति और आपका चैनल की अनुमति के माध्यम से मैं ये दिखा रहा हूँ, जो रेफरी का जो काम होता है, मैं आपको पूरे 8 चैनल को दिखा रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। मैडम आप देख लीजिए, मतलब ये रेड कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो प्लेयर जो फाउल करते हैं उसको रेफरी रेड बाउंसर वजह से रेड कार्ड दिखाते हैं। तीसरा बात सुनिए, जो 5 सांसद, 1 मंत्री और 5 सांसद, 5 चारों को उतर दिया है। मतलब इस जगह में मान लीजिए 4-5 सांसद फिर से एमएलए कितने पर जीत गया, उसके बाद फिर क्या होगा, 6 महीने के बाद फिर से चुनाव करना पड़ेगा। वहां पर एमपी से एमएलए से रिजाइन करना पड़ेगा, वो तो एक साथ नहीं रहेगा, एक से छोड़ना पड़ेगा। एक से छोड़ने के बाद क्या होगा, फिर से चुनाव ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, फिर से 6 महीने का चुनाव करना पड़ेगा। इसका खर्चा क्यों उठाएगा? ठीक है, संयुक्ता से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। संयुक्ता जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। देवनाथ जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। संयुक्ता, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी बादल जी कर रहे थे। क्या वजह, एक बार प्रधानमंत्री कहते हैं खेला हो बे, तमाम नेता वहां पे बीजेपी के पहुंचते हैं, कहते हैं ममता बनर्जी इस बार चली जाएंगी, अब भाजपा की सरकार बनेगी। इतना आत्मविश्वास से लबरेज है जब भाजपा, तो क्यों सांसदों को मैदान में उतारने की नौबत आ रही है? नजर आ रही है, आपकी आवाज टूट रही है। हेलो, क्यों सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की नौबत आ रही है? क्यों विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है सांसदों से? देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है सांसदों से, या जो भी जो खेला होगा या खेला होबे जो बोला गया था, वो तो ममता बनर्जी की उस तरफ से स्टार्ट हुआ था ना, खेला होबे, तो खेलने कैसे, मतलब प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? जी नहीं, संयुक्ता, सवाल इस बात को लेकर है, अगर हम बाबुल सुप्रियो की बात करें, अगर हम निशित प्रमाणिक की बात करें, अगर हम लॉकेट चटर्जी की बात करें या स्वप्नदास गुप्ता की बात करें, अगर इन्हें विधानसभा चुनाव में लड़वाया जा रहा है, विधानसभा की टिकट दी जा रही है, तो क्या यूं कहा जाए कि नेताओं के बीजेपी के पास नेताओं की कमी है, लिहाजा सांसदों को अब चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? नहीं, नेताओं की कमी ऐसा कुछ नहीं है कि नेताओं की कमी या कुछ है, बट अगर उनको इसने उतारा गया है तो उसके पीछे जरूर कोई मुद्दा ये है कि इसीलिए उतारा गया है, कि ऐसे तो नहीं उतारा जाएगा ना किसी को। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? अगर उन्हें उतारा गया भी है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो कहीं होनी नहीं चाहिए। बादल जी, प्रॉब्लम कहाँ है? बीजेपी के नेता है, चाहे सांसद का चुनाव लड़े, चाहे विधायक का चुनाव लड़े, दिक्कत क्या? मैडम ने लाल कार्ड नहीं देखा, मैडम ने लाल कार्ड नहीं देखा, खेल शुरू से पहले फाउल कर दिया, लाल कार्ड दिखा दिया। मतलब क्या जानते हैं, जो लोग दिलीप घोष हर दिन 2 साल से 1 साल से लास्ट 2 महीने से कह रहे हैं, उनके पास
उनके एक सीट के लिए 1000 लोग, 2000 लोग, 3000 लोग उम्मीदवार के लिए एप्लीकेशन कर रहे पार्टी ऑफिस में। हर दिन कह रहे 5000 लोग एप्लीकेशन, उस जिले से 5000 लोग एप्लीकेशन, इतना लोग कहाँ से दूंगा, एक ही तो कैंडिडेट होगा। लेकिन मैडम आप सोच लीजिए, इन लोगों के पास लोग नहीं है। मतलब मैं जो चौथा बात मैं कहना चाह रहा था, मान लीजिए इन बातों को क्यों उतर दिया, मतलब ये जानते हैं जो सीट में दिया उस सीट में ये 5 लोग हारेगा, लेकिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए, पार्टी का हौसला बढ़ाने के लिए इस बातों को उतर दिया। मैं जानता हूँ, क्योंकि उस इलाका में कोई लोग नहीं है और दिनहाटा में कोई लीडर नहीं है जो लड़ सकते हैं उन लोगों के खिलाफ। वो जानते हैं कि वो लोग जीतेगा, लेकिन ये लोग क्यों दिया ये पार्टी को, वो जानते हैं ये हारेगा, लेकिन उन लोगों का पार्टी का हौसला बढ़ाने के लिए। आपकी पार्टी के नेता तो सर बीजेपी में जा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता तो बीजेपी में जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नेता नहीं है। अब ये मुझे बताइए, टीएमसी के पास नेता है? अगर है तो इतना डरी हुई क्यों है ममता बनर्जी कि चोट लगी हुई है लेकिन कह रही है घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है? ये तमाम चीजें कहने की क्यों नौबत आन पड़ी सर? हो गया ना, तो सुन लीजिए मैडम, जो लोगों के पास, जो लोग बार बार कह रहे हैं, जो उनके पास एक सीट के 2000-3000 उम्मीदवार है, एप्लीकेशन कर रहे, उसके पास आज देखिए चुनाव डिक्लेयर हो गया, 10 तारीख 1 तारीख 27 तारीख तक चुनाव है। 8 साल में चुनाव तो 1 हफ्ता बाकी है, 2 हफ्ता बाकी है, लेकिन अभी भी 127 सीटों के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, घोषित किया गया है। बाकी 294 का है, अभी भी उम्मीदवार अभी तक भाजपा ने डिक्लेयर नहीं किया और ममता बनर्जी ने पूरा डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस के पास लोग नहीं, कांग्रेस डिक्लेयर करना प्रॉब्लम है, लिस्ट का प्रॉब्लम सबका प्रॉब्लम है। मतलब आप जानते हैं उनके पास लोग नहीं है, इसलिए डिक्लेयर करने के उन लोगों को असुविधा हो रहा है, सुविधा नहीं है, क्योंकि उन लोगों के पास और लोग। ठीक है संयुक्त, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है, लगातार ये बात पहले भी उठाई गई है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस बात को कहा जा रहा हो कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है। क्या यही वजह है कि तमाम जो टीएमसी के नेता है वो भाजपा में आ रहे हैं? बीजेपी के पास अगर नहीं, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है ये मैं कैसे मान लूं, क्योंकि टीएमसी के तो हर नेता दिन भर भड़बड़ के आ रहे हैं बीजेपी में। और अगर देखा जाए तो लॉकेट चैटर्जी या बाबुल सुप्रियो और नीतीश जी को हम हटा दे तो इतने सारे 4 फेजेस में कैंडिडेट्स का नाम तो डिक्लेयर किया गया, तो इतने लोगों को तो डिक्लेयर किया गया है। तो आप कैसे बोल सकते नेता नहीं है? और आप ये कैसे मान के चल सकते कि इन्हीं में के नेता उभर के नहीं आएगा? और जो आप देखिए नंदीग्राम से शुभेंदु को किया है, शुभेंदु अधिकारी जी पहले कहाँ के थे? और ये नंदीग्राम में जब से शुभेंदु जी को डिक्लेयर किया गया वहां से कैंडिडेट, उसके बाद से तो ये खेला होबे ये सारा चल रहा है। तो ये कैसे आप मान सकते हैं कि हमारे पास नेता नहीं है या उनके पास नेता नहीं है? बीजेपी का खुद का कैडर नहीं है क्या? टीएमसी के नेताओं के सहारे ही क्या भाजपा चुनाव लड़ेगी क्या विधानसभा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि टीएमसी के, देखिए पार्टी में तो आना जाना ये लगा, ये तो आप बोल नहीं सकते कि टीएमसी के कैडर के थ्रू चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के कैडर के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा 2019 का इलेक्शंस देखा जाए तो 42 सीट्स में भी तो बीजेपी ने 18 सीट्स निकाले थे। तो आप इस बात से कैसे बोल सकते कि बीजेपी का कैडर नहीं है या टीएमसी के कैडर के थ्रू ही जा रहे हैं? और आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने से रोक तो नहीं सकते ना। अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया और अगर टीएमसी के कैडर आ रही है तो इसके पीछे कहीं फॉल्ट टीएमसी में है कि लोग छोड़ के क्यों आ रहे हैं। जी देवनाथ जी, क्यों, आखिर क्या वजह इसके पीछे मानी जाए कि टीएमसी के तमाम जो नेता है वो छोड़ कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों नहीं टीएमसी संभल पा रही? देखिए मेरा जो बहन बैठे हुए हैं उनका कोई साउंड मेरे पास नहीं आ रहा, आपका साउंड आ रहा है, इनका कोई साउंड नहीं, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उनका साउंड। जी कोई शब्द कोई बार नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ आपका सवाल है तो मैं कहना हूँ, देखिए भाजपा के पास लोग नहीं है जो 294 मतलब 1,09,000 के आसपास जीत हो गया। नया जो डिलिमिनेशन हुआ चुनाव ऑफिस से जो लिस्ट जो इलाका जो और बढ़ गया, जो 78,000 था उसके बाद 1,09,000 सीट हो गया। 1,09,000 के अंदर 70% इलाका है जहाँ पर बूथों में लोगों का कमिटी नहीं है, बूथों में कमिटी नहीं है। इनके पास तो विधानसभा इलेक्शन लोग कहाँ से आएगा? और ये विधानसभा चुनाव में, पंचायत में, पौरसभा में, परिषद में जो भी लोग खड़ा हुए उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन विधानसभा के लिए तो अच्छे लोग होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन लोग वो अच्छा उनका जाने पहचान है, इलाका में जानते हैं लोग तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। मतलब नहीं है, मतलब 6 महीने
रहने से पहले से ये लोग कोशिश कर रहे हैं भाजपा से देवनाथ जी, यही तमाम जो सवाल है वो लोकसभा चुनाव से पहले भी तो उठाए जा रहे थे। यही बात पहले भी की जा रही थी कि संगठन मजबूत नहीं है भाजपा का। ये कहा जा रहा था कि नेता नहीं है भाजपा के पास, तब भी 18 सीटों पर विजय हासिल कर ली। सुने ना क्यों हुआ, क्या हुआ, वो हम लोग जब जानते हैं। इसलिए ममता बनर्जी जिन लोगों के ऊपर नाराज नहीं, क्या हुआ बताइए ना देवनाथ जी, बताइए ना क्या हुआ। नहीं, ऐसा पूरा अंदर का बात है, वो पूरी हम कैसी चीजें में मैं बताऊंगा। नहीं, क्या हुआ? अगर आप कह रहे कि कैसे जीत गई, क्या हुआ, आप बताइए ना, वो खुल के स्पष्ट करिए। एक शब्द में मैं आपको समझ लीजिए, जो गद्दार है, जो पार्टी के अंदर गद्दारी किया है और जो लोगों को वीडियो दिखाया गया है, जो घोटाला किया, उन लोगों को भाजपा मिशन में ले लिया, भाजपा मिशन में डाल दिया है, उन लोगों को ले लिया। और उसके साथ और पैसा, और जो लोग टीएमसी में आ रहे हैं वो, सर जो लोग टीएमसी में आ रहे हैं वो गद्दार नहीं है क्या? सर जो टीएमसी से जा रहे हैं वो गद्दार है, लेकिन जो टीएमसी में आ रहे हैं वो गद्दार नहीं है क्या? मैडम प्लीज बोलने दीजिए, आप तो सुनेंगे तब तो आपको पता चलेगा। आप सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल कर जो सवाल जब करे मैं तो आंसर देने के लिए तैयार हूँ, मैं कहता हूँ आंसर देने के लिए। तो जो लोग गद्दारी किया, जो लोग ने घोटाला किया, जिन लोगों को वीडियो दिखा भाजपा ऑफिस में, उन लोगों को तो लेके गया। उसके बाद भी देखिए काल शोभन बोल सकी, मैं बुरा मत सोचिए मैडम, ये एक लीडर था जिसके ऊपर ममता बनर्जी बहुत जनाब था, तो दूसरे को बीजेपी लेके घूम रहा था और फैन लवली लगा के घूमता था, उसको टिकट नहीं दिया। और जितना लोगों को लेके गया उसमें 5 लोगों को टिकट दिया काल से, जो लोगों को दिया 5 को टिकट दिया, बाकी को टिकट नहीं मिला। देखिए कैसे ले लिया, बोला किसी को पैसा देगा, किसी को डरा रहा, किसी को बोला तुम घर में रहो, नहीं तो जेल में जाओ, तुमको एक होता। और ममता बनर्जी को हारने के लिए मैडम पूरा देश के जो राष्ट्रीय शक्ति है, पूरा राष्ट्रीय शक्ति को लगा दिया एक महिला को हराने के लिए। लेकिन बार हर तरह पूरा नकला करना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, संयुक्ता क्या वाकई ये बहुत बड़ी चुनौती है क्या ममता बनर्जी को हराना भाजपा के सामने? ठीक है देवनाथ जी, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी सर, मैं आऊंगी आपके पास, दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने का। संयुक्ता क्या वाकई बहुत बड़ी एक चुनौती है भाजपा के सामने ममता बनर्जी को हराना? यही वजह है कि क्या एक स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट की बात करें, सांसदों को विधानसभा का टिकट देना पड़ रहा है, टीएमसी के जो भी नेता भाजपा में आ रहे हैं उनका स्वागत आप कर रहे हैं बड़े जोर शोर से, आखिर क्या वजह है? और क्या ममता बनर्जी इतनी बड़ी चुनौती बनकर भाजपा के सामने है क्या? देखिए, अगर इतनी बड़ी चुनौती होती तो आज ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जाके मेरे ऊपर अटैक हुआ है, ये हुआ है, ये बोल रहे, जबकि जब उनके ऊपर कोई अटैक हुआ भी नहीं था। ठीक है, और जिस तरह से बीजेपी इमर्ज होके आ रही है बंगाल में, जिस तरह की आप देख रहे हैं लोग के अंदर में एक अंडर करंट है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को हराना कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर ममता बनर्जी सच में उतनी बड़ी चुनौती है के लोगों को या उनके उसको तो कोई मतलब डर का वो होना ही नहीं चाहिए कि नहीं भाई हम हार रहे हैं कुछ, उनको तो फिर ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। बट यहाँ तो चीजें खुद के टीएमसी की तरफ से काफी क्लियर हो रही है कि कौन कितना ज्यादा रैटल्ड है और कौन कितना ज्यादा रैटल्ड नहीं है। तो इसी चीजों से साफ क्लियर पता चलती है कि चुनौती एक्चुअली किसको हराना और किसको जिताना वो बात नहीं है। मतलब जो है कि अभी ये है कि अगर आप मान के चलो कि अगर इतनी बड़ी चुनौती होती तो फिर इनकी खुद की पार्टी में इतना हड़दम नहीं मचा हुआ होता है। और अगर ये इनको तो फिर इनकी पार्टी से नेता छोड़ के भी नहीं आते, कैडर्स भी छोड़ के नहीं आते। और बाकी देखिए बोलने वाले तो बोलते रहेंगे कि पैसे देके खरीदा है, ये किया है, वो किया है, ऐसा हुआ है। वो तो इलेक्शंस होने दीजिए, इलेक्शंस होने पर रिजल्ट्स पता चलेंगे। ठीक है देवनाथ जी, कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के नेता भाजपा में आ रहे हैं, अब टीएमसी पे भरोसा नहीं है इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। अब भाजपा कहीं ना कहीं उगता हुआ सूरज है पश्चिम बंगाल में और टीएमसी कहीं ना कहीं पस्त होता हुआ है, ऐसा भाजपा की नेता कह रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अगर टीएमसी का कुनबा बिखर रहा है तो क्यों नहीं उसे संभालने की कोशिश की जाती? देखिए 2-3 बातें करूंगा। एक पॉइंट आपने सुनना चाहते थे तो मैं इसको एक बात बताऊं। कभी सुना है 1 साल का नौकरी कॉन्ट्रैक्टर नौकरी होता है गवर्नमेंट का? कहीं सुना है? कोई स्टेट गवर्नमेंट में होता है 1 साल के लिए नौकरी? तो राजीव बंदोपाध्याय ने, राजीव बनर्जी जो डोमचूर का कैंडिडेट है, टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी का परमिशन नहीं दिया। परमिशन न लेने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल का नौकरी का एडवर्टाइजमेंट छोड़ दिया। उसके बाद हजारों लोग लाइन में पीएम ऑफिस में लाइन देना शुरू कर दिया वन सहायक दफ्तर में।
मैंने दीदी को कहा, महासचिव को कहा, ये कैसा है पूरे देश में किसी राज्य सर ये भी मुझे बता दीजिए ना, अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, तो क्यों ममता बनर्जी को भी ऐसा लगता था कि जैसा बिहार में एक महागठबंधन हुआ था उसी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए, अगर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है तो? मैडम सुनना चाहिए आपको, आपने पहले ही आपका सवाल था, आप बताइए क्या है, आप सुनना चाहते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कारण है, लेकिन एक कारण आपको बता रहा हूँ। 1 साल का नकली बंद साहब में 10,000 रुपया का नकली 1 साल के लिए होता है, राजीव बनर्जी ने किया। इसके लिए ममता बनर्जी उसको अवैध करना जब शुरू किया, राजीव बनर्जी भाजपा में ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे घटना है, लेकिन सब तो खुले हम कैसे बताऊंगा आपको। तो दूसरा बात है जो ममता बनर्जी के पास 2 लोग इस इलाका में है, क्योंकि एक एमएलए इलाका में 50,000 वोटों से भाजपा का लीड है, तो उसको मतलब है कि मैं तो ममता बनर्जी उसको टिकट नहीं देगा, उसको टिकट देगा मतलब वो हारेगा, क्योंकि 50,000 से वहां पर लीड है, भाजपा का लीड है। तो फिर उसका काम नहीं किया ममता बनर्जी का, गवर्नमेंट का काम वहां पर नहीं किया एमएलए, लेकिन लोकल पंचायत लोकल परिषद से काम किया, वो काम नहीं किया, उसको पता चल गया टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ लोग है जो भाजपा में डिमांड किया, मैं तुम्हारा पार्टी में ज्वाइन करूंगा, लेकिन मुझे टिकट देना पड़ेगा। 6 दिन पहले रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जिसका उम्र 84 के आसपास है, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य रविंद्रनाथ चैटर्जी का वो का एमएलए था, 80 के ऊपर उम्र है, तो उसको 6 दिन पहले ज्वाइन किया। ठीक है संयुक्ता, एक सवाल इस बात को लेकर भी बहुत अहम है कि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि 4 राज्यों में और विधानसभा चुनाव है, वहां पर भाजपा इतनी पुरजोर तरीके से नहीं लगी हुई जितनी पश्चिम बंगाल में लगी हुई है, और उसके सामने आप कहते हैं कि ममता बनर्जी की कोई चुनौती नहीं है भाजपा के सामने, ये कैसे मान लिया जाए मैम? जी देखिए, भाजपा की जो बाकी जगहों पे जो चुनाव है वहाँ पे भी उतनी जोरों शोरों से चल रही है जितनी की बंगाल में चल रही है। नहीं तो इससे पहले आपने बता दीजिए ना, इससे पहले आपने कौन से राज्य में सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है? हाँ माना वो विधानसभा का टिकट जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक्चुअली में जो है कि वो सबसे ज्यादा अगर कोई फोकस कर रहा है बंगाल पे तो वो मीडिया फोकस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा आपका चारों तरफ में जो बाकी राज्यों में हो रहा है इलेक्शंस उस पे कोई जोर शोर नहीं लगा रहा है, या वहां के लिए कोई तैयारी नहीं कर रही है, या वहां के लिए कोई स्ट्रेटेजी सेट नहीं किया, कुछ नहीं है। ये है कि ज्यादातर मीडिया फोकस बंगाल पे कर रही है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि बंगाल में पूरी तरह से भाजपा जोर शोर लगा रही है। मेन मुद्दा आपका यहीं पे देखा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में चीजों को बहुत ज्यादा अभी जो पहले आप देखिएगा बंगाल को इतना मीडिया की फोकस नहीं मिलती थी, अब जो भी फोकस है वो पूरा बंगाल पे लिया जा रहा है। इस वजह से कि भाजपा की जो स्ट्रैटेजी या जो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के उस पर बहुत ज्यादा जोर शोर लग रहा है, या बाकी स्टेट्स में नहीं लग रहा है, जबकि वैसा नहीं है, लग रहा है सभी स्टेट्सों पे है, बट अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बंगाल होके रखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि सियासी अखाड़ा बना हुआ है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।